चुनाव खत्म हो चुका है, सरकार बन चुकी है, लेकिन सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच प्रहार और पलटवार जारी है। प्रियंका गांधी के साथ राहुल कल जो है रायबरेली में थे, जहां उन्होंने राम मंदिर के जरिए मोदी सरकार पर जोरदार हमला भी बोला। तो प्रियंका गांधी ने उस समाजवादी पार्टी का जिक्र किया जिसके साथ मिलकर कांग्रेस ने यूपी में बीजेपी को 33 सीटों पर समेट दिया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर 80 में से 43 सीट जीती है। अब अखिलेश यादव जीत के समीकरण को 2027 तक ले जाने की तैयारी में भी हैं। इसके लिए उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है। तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ भी एक्शन में नजर आ रहे हैं। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि कैसे योगी और अखिलेश के बीच असली युद्ध अभी शेष है। जनता के मुद्दों की जीत का चुनाव रहा। बहुत दिनों बाद ये ऐतिहासिक जीत और ऐसी जीत कि जिसने देश में समाजवादी पार्टी को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया। यहाँ तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी पहुंची है, वही जिम्मेदारी भी समाजवादियों की बड़ी है। समाजवादी पार्टी को समर्थन की बेहिसाब ऑक्सीजन मिलने के बाद का ये रिएक्शन है उस नेता का जिन्होंने नई लकीर खींच दी है देश के सबसे बड़े सूबे की सियासत में। पिछले 5 वर्षों में सांसदों की तादाद 5 से 37 पर पहुंचाने वाले यूपी के सबसे बड़े सियासी खानदान के सबसे बड़े नेता की जिन्होंने स्वीकारोक्ति की नई कहानी लिखी है। चुनावी राजनीति के इतिहास सत्ताधारी समीकरणों को ध्वस्त कर नया आयाम गढ़ने वाले उस अखिलेश यादव का ये आत्मविश्वास है जिन्होंने साइकिल छाप पार्टी को अपने इतिहास के शीर्ष पर लाकर खड़ा कर दिया। हालांकि अखिलेश यादव को जवाब देने के लिए योगी आदित्यनाथ भी जबरदस्त एक्शन में खिसकी हुई सियासी जमीन पाने के लिए ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। अब जब दोनों तरफ से 3 साल बाद की रणनीति बनाई जा रही है, 2027 की लड़ाई का आधार तैयार किया जा रहा है, तब हम आपको बताएंगे कि अखिलेश लोकसभा चुनाव की जीत को विधानसभा में बरकरार रखने के लिए क्या कर रहे हैं। अखिलेश यादव कैसे लखनऊ से लेकर दिल्ली तक साथियों को साथ कर रणनीति बना रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि योगी आदित्यनाथ ने कैसे कोर्स करेक्शन करना शुरू कर दिया है। मगर सबसे पहले ये जान लीजिए कि लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक सफलता हासिल करने के बाद अखिलेश यादव जब अपने पैतृक घर पहुंचे तो सबसे पहले गए नेताजी के समाधि स्थल पर। यूपी की राजनीति में अपना बदला पूरा करने के बाद अखिलेश ने पिता को पुष्पांजलि अर्पित की, हाथ जोड़कर आशीर्वाद दिया और फिर अपनों के बीच पहुंचे। राजनीति में अपने अंदाज में धाक जमाने वाले अखिलेश यादव का अपनों के बीच जबरदस्त स्वागत हुआ। समर्थन में नारे लगे। समर्थकों से मिलकर उत्साहित अखिलेश यादव जब मीडिया के सामने आए तो उनके शब्दों में बेहिसाब विश्वास था। डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी ने दिया, जिन सिद्धांतों को लेकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लगातार जीवन भर काम किया, नेताजी ने जो संघर्ष किया, उस रास्ते में हम सब लोग चलेंगे और कोशिश रहेगी कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से और मजबूत बनी रहे। यकीन से भरे हुए अखिलेश यादव ने संकेतों में ये बता दिया कि अब केंद्र के साथ राज्य पर भी पकड़ मजबूत करनी है। 2027 के विधानसभा चुनाव पर उनकी नजर है। पीडीए वाले समीकरण को विस्तार देना है, कांग्रेस के साथ कामयाब अलायंस को बरकरार रखना है। सधे हुए अंदाज में आगे बढ़ रहे अखिलेश यादव फिलहाल दिल्ली पहुंच रहे हैं अपने 37 सांसदों के साथ। इसके लिए उन्होंने विधायकों से दूरी बना ली। जिस करहल ने उन्हें 2022 में विधायक बनाया था, वहां जब अखिलेश पहुंचे तो समर्थकों से दिल की बात की। रिपोर्ट की माने तो करहल से तेज प्रताप यादव को उतारकर अखिलेश आगे की रणनीति पर काम करेंगे। विधानसभा में राम अचल राजभर और इंद्रजीत सरोज में से किसी को नेता प्रतिपक्ष बना सकते हैं और इसके जरिए उस पीडीए फॉर्मूले को विस्तार दे सकते हैं जिसने समाजवादी पार्टी को संसदीय चुनाव में नई संजीवनी दी, जिसके आसरे उनकी नजर अब 5 कालिदास मार्ग पर जाकर अटक गई।
अखिलेश यादव केंद्र की राजनीति को जरूर साथ कर रखेंगे, लेकिन उनका मकसद इस जीत को बरकरार रखने का है। अखिलेश की नजर 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव पर है। ऐसे में जिस पीडे फॉर्मूले पर उन्होंने बीजेपी की राजनीति को किनारे लगा दिया, उसको और मजबूती देने की रणनीति बना रहे हैं। अखिलेश का ये जातीय गणना पर आधारित फॉर्मूला पूरे उत्तर प्रदेश में सटीक रहा। यादव और मुस्लिमों के साथ अखिलेश ने नया रास्ता बनाया। उन्होंने गैर यादव, पिछड़ी और दलित जातियों के लिए अपना रास्ता ही बदल लिया। समाजवादी पार्टी ने सिर्फ 4 मुस्लिम और 5 यादव प्रत्याशियों को टिकट दिया, जबकि अन्य पिछड़ी जातियों जैसे कि निषाद और कुर्मियों के साथ साथ दलितों को 27 टिकट दी। दलितों को न केवल आरक्षित सीटों पर बल्कि फैजाबाद जैसी सामान्य श्रेणी की सीट पर भी टिकट दी। इसका सफल नतीजा भी दिखा। अब यादव, मुस्लिम और अन्य पिछड़ी जातियों के साथ साथ दलितों के इसी समर्थन को अखिलेश आगे भी बरकरार रखना चाहते हैं। इसके लिए समाजवादी संगठन में उनकी हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं। अखिलेश यादव ने संकेतों में बता दिया है कि सरकार के खिलाफ उनकी आक्रामकता में रत्ती भर भी कमी नहीं आएगी। जनता और संविधान के मुद्दे पर वो सरकार को हर मोर्चे पर घेरना जारी रखेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव ये अच्छी तरह जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव में यूपी में संविधान कितना बड़ा फैक्टर रहा है। जिस तरह सधे हुए अंदाज में अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे हैं, उसका अंदाजा सत्ताधारी पार्टी को भी है। अखिलेश यादव के जातीय चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जबरदस्त एक्शन में ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। छिटके हुए वोटर को पास लाने के लिए योगी आदित्यनाथ नई सरकारी नौकरियां देने की तैयारी में, पेपर लीक पर लगाम लगाने की तैयारी है। तमाम परियोजनाओं को मंजूरी दी जा रही है। माफियाओं पर एक्शन तेज हो चुका है। महाकुंभ की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। मतलब एक साथ चौतरफा एक्शन शुरू हो चुका है। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रियों के साथ बैठे थे। मंत्रिपरिषद की बैठक में उन्होंने रुके हुए तमाम फैसलों को एक मुश्त मंजूरी दे दी। बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। सभी अपर मुख्य सचिवों को निर्देशित किया गया है कि अपने विभाग में जो रिक्त पद हैं उसकी जानकारी शासन स्तर पर मुहैया कराएं। इसके अलावा आयोगों को भी ताकीद किया गया है कि जो भर्ती परीक्षा पहले से ही स्लो रफ्तार से चल रही है उसमें तेजी लाएं। इसके अलावा पेपर लीक को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद गंभीर हैं। इसके लिए अधिकारियों को एक ऐसा सिस्टम बनाने को कहा गया है ताकि पेपर लीक की गुंजाइश कम से कम रहे। आगामी विधानमंडल के सत्र में इसे कानून बनाकर इसे लागू कराने की भी तैयारी राज्य सरकार की है। खास तौर पर शिक्षा विभाग से लेकर पुलिस विभाग में जो भर्तियां रुकी पड़ी हैं उनको जल्द से जल्द भरना सरकार की प्राथमिकताओं में शुमार है। ये मसले ऐसे रहे जिनके चलते लोकसभा चुनाव में बीजेपी की स्थिति खराब हो गई थी। विपक्ष लगातार युवाओं को अपने साथ इन्हीं मुद्दों को आगे करके जोड़ने की कवायद कर रहा था और विपक्ष इसमें कामयाब रहा, जिसका नतीजा चुनावों में बीजेपी की बड़ी हार के रूप में देखने को मिला। और अब एक एक करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे मसलों पर काम करना शुरू कर दिया है। सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि 42 में से 41 प्रस्तावों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुहर लगा दी। जल शक्ति विभाग की 26 परियोजनाओं को एक मुश्त मंजूरी मिली है। राज्य विश्वविद्यालय से राज्य शब्द हटाने का प्रस्ताव पास हुआ है। 2 निजी विश्वविद्यालय को लेटर ऑफ इंटेंट देने का प्रस्ताव पास हुआ। बिजली विभाग में लोन लेने के लिए 1000 करोड़ का लोन 9.5% की दर से हुडको से लेने का प्रस्ताव पास हुआ। नोएडा में जेवर एयरपोर्ट बनाने के लिए ली गई किसानों की जमीन का मुआवजा देने के लिए धन राशि को मंजूरी दी गई। IIT कानपुर में मेडिकल रिसर्च सेंटर बनेगा। 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने को भी मंजूरी दी गई। महाकुंभ 2025 की तैयारियों के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ। महाकुंभ मेला 3200 हेक्टेयर से बढ़ाकर 4000 हेक्टेयर में लगेगा। घाटों का दायरा बढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के विकास और 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था हासिल करने को लेकर भी रणनीति पर चर्चा हुई। महाकुंभ पर राज्य सरकार बहुत तेजी के लिए जो कुंभ का मेला लगेगा, कुंभ जो शहर बसाया जाएगा वो बड़ा व्यापक होगा। लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए इसके जो आकार है, स्वरूप है, उसे बढ़ाए जाने का फैसला कैबिनेट ने लिया है। इसमें जो जन सुविधाएं डेवलप की जा रही हैं उनसे संबंधित कई फैसले कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं। इसके अलावा बिजली लोन से संबंधित कई प्रस्ताव कैबिनेट में रखे गए थे जिनको राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो ये राज्य सरकार अब एक्टिव मोड में दिखना चाहती है और जो समय है
उसका सदुपयोग करके एक के बाद एक अहम फैसले लिए जाएं ताकि जनता को फायदा मिल सके और उत्तर प्रदेश को जो बड़ी और मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने का खाका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खींचा है उस पर अमल किया जा सके। योगी आदित्यनाथ नौजवानों को नई सरकारी नौकरी देने की तैयारी में। भर्ती प्रक्रिया के लिए सरकारी विभागों से खाली पदों की जानकारी मांगी गई। आंकड़ा आने के बाद सरकार भर्ती प्रक्रिया शुरू करने वाली। योगी के इस फैसले के लिए अखिलेश यादव भी मुरीद। अच्छा हुआ जनता के लिए कुछ काम करना शुरू किया है। मुझे उम्मीद है कि अग्निवीर व्यवस्था भी खत्म होगी, दिल्ली की सरकार ये फैसला लेगी और साथ ही साथ जो सरकारी नौकरियां